हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होती है, व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को पढ़ा था, डिफ्यूजन पढ़ा था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, तो इसमें वन बाय वन जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमें डिस्कस करना होगा वो रहेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज योर फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड द गोल्जी apparatus। एंड द थर्ड वन इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, फोर्थ वन इज योर लाइसोसोम, फिफ्थ इज योर वैक्यूल एंड द लास्ट वन इज योर प्लास्टिक। ठीक, तो वन बाय वन हमारे पास टोटल 6 सेल ऑर्गेनेलीज है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो जो सबसे पहला हमें डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सेल के अंदर क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन यूनिट। याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? प्रोडक्शन यूनिट। जैसे कि सपोज करते हैं आप कार का यूज कर रहे हो, बाइक का यूज कर रहे हो, तो क्या उसके सारे पार्ट्स एक ही जगह बनते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स आते होंगे, इंजन अलग से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक पार्ट को आप लोग क्या करते हो? असेंबल करते हो, तो उससे आपकी पूरी की पूरी वो बाइक फॉर्म होती है, मॉडिफाई होती है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन यूनिट। इसी तरीके से सेल के अंदर भी किसी चीज का प्रोडक्शन होता है जो कि किसकी हेल्प से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, जो कि प्रोडक्शन का काम कर रहा है, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखने में। तो उसके बारे में हम लोग रीड कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। पहला पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज इरेगुलर डबल मेम्ब्रेन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और शीट। ये काफी ही लंबा, लार्ज, इरेगुलर, यानी कि इसकी शेप क्या होगी? इरेगुलर होगी, प्रॉपर शेप नहीं होगी। और इसका मेम्ब्रेन क्या होगी? डबल मेम्ब्रेन नेटवर्क। यानी नेटवर्क मतलब एक चेन है जो कि काफी बड़ा है, इरेगुलर है और डबल मेम्ब्रेन है ऑफ ट्यूब्यूल्स और शीट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ डॉट्स जैसे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द ग्रैन्यूल्स। ओके, एंड दिस इज व्हाट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको एक लेयर दिख रही है, ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन जो आउटर बाउंड्री क्या है वो डबल है। शेप इसका आपको कैसा दिख रहा है? इरेगुलर। और ये क्या होती है? काफी ही बड़ी होती है, ठीक है ना, लार्ज। आपको ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चीजें दिख रही हैं दीज आर कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सेकेंड वन, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स राउंडेड अलोंग सैक्स। सैक्स का मतलब क्या होता है? थैली। ओके, तो ये काफी लंबी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्या होती है? थैली की तरह काम करती हैं, जो कि यानी जब थैली है तो इसका मतलब क्या है? ये स्टोरेज का कुछ काम कर रही है। तीसरी चीज, हेल्प प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू कनेक्ट विद द न्यूक्लियस। जो आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस के साथ कौन कनेक्ट करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंड द स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्ट्रक्चर होता है। ओके, जो इसका इनर पार्ट होता है, दिस इनर पार्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज द इनर पार्ट। ओके, ये इनर पार्ट किससे कनेक्टेड आपको दिख रहा है? इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस, while the outer part is connected with the plasma membrane. इनर पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है और जो आपका आउटर पार्ट है ये किससे कनेक्टेड रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हो, तो आपको ये दो तरीके के दिखते हैं। एक क्या होता है? रफ दिखाई देता है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आपको कैसा दिखाई देता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होता है? सपोज करते हैं कि ये आपका क्या है? डबल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ग्रैन्यूल्स, एंड दीज डॉट्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? राइबोसोम्स। जब आप इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या दिखाई देता है? इस पे कुछ डॉट्स अटैच होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स अटैच होते हैं, जो कि कौन होते हैं? राइबोसोम। एंड दिस राइबोसोम्स व्हाट? इट हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ व्हाट? और इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? प्रोटीन।
ये राइबोसोम किसका मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोटीन का। यानी आपके अंदर जो सेल के अंदर जो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है किसकी हेल्प से होता है? इन राइबोसोम से। और ये राइबोसोम्स आपके कहाँ पे अटैच होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। इसलिए क्या हो जाता है सरफेस उसका? रफ। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वन, अगर इसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, जब आप इसको स्टडी कर रहे हो माइक्रोस्कोप के अंडर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं दिख रहा है, तो यानी इसकी सरफेस कैसी आपको दिखाई देगी? स्मूथ। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स। यानी कि जहां पे स्मूथ सरफेस रहेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो किसको मैन्युफैक्चर करेगी? फैट्स या लिपिड्स को। लेकिन जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ हो जाएगी, वो किसका मैन्युफैक्चर करेगी? प्रोटीन का। प्लीज रिमेंबर दिस, अगर रफ रहेगी तो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर, और अगर स्मूथ रहेगी तो फैट्स और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करेगी। ये तो हो गए आपके दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नेक्स्ट अब हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे, दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ भी देख सकते हो, दिस इज व्हाट, यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड है तो इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो दिस इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है? पहला चीज, इट एक्ट एज अ फ्रेमवर्क और नेटवर्क ऑफ द सेल। यानी कि आप पूरी की पूरी सेल के अंदर देखो तो ये चारों तरफ इस तरीके से फैले हुए हैं। इसका जो नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये पूरे सेल में आपका फैला होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके के आपके सेल को फ्रेमवर्क या नेटवर्क पूरा प्रोवाइड करता है। एक फ्रेमवर्क किसके थ्रू बन रहा है आपका सेल का? विद द हेल्प ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सेकेंड वन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी जस्ट हमने पढ़ा कि किस किस चीज को मैन्युफैक्चर करते थे? प्रोटीन एंड फैट्स का। ठीक है, सो दे मेक प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ RER एंड लिपिड्स विद द हेल्प ऑफ SER। और ये प्रोटीन और लिपिड जो इसने मैन्युफैक्चर किया है, ये किस किस प्रोसेस में यूज होने वाला है, वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। पहला प्रोसेस क्या है जिसके अंदर हम लोग प्रोटीन और लिपिड का यूज करेंगे? बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। यानी कि जो भी आपकी जो सेल होती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को जो बनाता है, वो किसकी हेल्प से बनता है? विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स विच आर फॉर्म्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सेकेंड वन, जो इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स की फॉर्मेशन हुई थी या मैन्युफैक्चर हुआ था, वो सेकेंड चीज क्या करेगा? इट एक्ट एज अ एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। जो भी आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं या जो भी एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है, वो भी किसकी हेल्प से होती है? ठीक है, ये किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स। तीसरी चीज, इट एक्ट एज अ चैनल और मेटाबॉलिक और केमिकल सिंथेसिस। जो भी आपकी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं या केमिकल की कुछ भी इसके अंदर सिंथेसाइज होता है, तो वो भी किसकी हेल्प से होता है? इट इज ऑल्सो हेल्प विद द हेल्प ऑफ वो भी किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चौथी चीज, जो भी चीजें इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, जो भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां भी किसकी हेल्प लगेगी आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन रीजन टू द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक रीजन से दूसरे रीजन में साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो साइटोप्लाज्म से कहाँ पे जाएंगी? अब न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि पहले एक रीजन से साइटोप्लाज्म में दूसरे रीजन के पास भेजा, इसने ट्रांसपोर्ट किया, और उसके बाद दूसरे रीजन से न्यूक्लियस के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक, अब एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है? जिनके पास बैकबोन होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास क्या होती है? बैकबोन होती है। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग के लिवर के अंदर आपको किस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजन। जो भी हमारे लिवर के अंदर किसी भी तरीके का ड्रग्स या पॉइजन होता है, उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है हमारे लिवर के अंदर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So this is what the function of the endoplasmic reticulum.
ठीक है, दो तरीके के थे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। रफ क्यों था? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच थे, और स्मूथ क्यों था? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं थे। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती थी, बायोजेनेसिस होता था, या एंजाइम्स या हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, वो सारी की सारी किसकी हेल्प से होती थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था वो भी कौन करता था? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लास्ट पॉइंट हमारा था कि जो वर्टिब्रेट्स होते थे, वर्टिब्रेट्स के लिवर के अंदर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, जो कि आपके लिवर के अंदर ड्रग्स या पॉइजन्स होते थे उसको क्या करता था? डिटॉक्सिफाई करता था। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द गोल्जी apparatus। ठीक है, इसको गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं या फिर गोल्जी apparatus। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी apparatus को डिस्कवर किसने किया था? जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैमेलियो गोल्गी। एक बार दोबारा बता रही हूँ, जिसने इनको डिस्कवर किया था उनका नाम था कैमेलियो गोल्जी। जिन्होंने कब डिस्कवर किया था इसको? 1898 में। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था गोल्जी apparatus। ठीक, अब सपोज करते हैं ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन था अभी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये क्या है? दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे स्मॉल से सर्कल्स टाइप की कुछ चीजें दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड द वेसिकल्स। ठीक है, ये वेसिकल्स क्या करती हैं? अपने अंदर कई सारे तरीके के कंपाउंड्स को फिल किए होती हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है? प्रोटीन भी हो सकता है इन वेसिकल के अंदर में, या एंजाइम्स भी हो सकते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इसके बाद आपको कुछ ये इरेगुलर रॉड टाइप शेप दिख रहे हैं, आपको फ्लैटन टाइप शेप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं? गोल्जी apparatus। ये एक दूसरे से पैरेलली आपको इस तरीके से कुछ डिजाइन दिख रहे हैं, आपको ये कुछ ऐसा डिजाइन दिख रहा है, सो दीज आर कॉल्ड द गोल्जी apparatus। ठीक, जो ये आपको लंबे लंबे से ऐसे शेप्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द फ्लैटन सैक टाइप स्ट्रक्चर। फ्लैटन मतलब चिपटे हुए हैं, सैक मतलब थैली, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर वो किस तरीके की? चिपटी हुई थैली की तरह दिखाई दे रही है। और इसके पास जो राउंडेड चीजें दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड द वेसिकल्स। यही फ्लैटन सैक टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। एक बार दोबारा बता दे रही हूँ, फ्लैटन सैक टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? सिस्टर्न। ठीक, अब जैसे कि आपको ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? गोल्जी apparatus। और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लगभग कुछ शेप आपको इनका एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो चीज क्या है वो आपको बता दे रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। ठीक है, अभी मैं इनको नाम गोल्जी बॉडीज दे रही हूँ, अभी apparatus नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। अब आप देखो यहाँ पर जितनी भी आपको गोल्जी बॉडीज दिखाई दे रही है, क्या ये आपस में कनेक्टेड है? नहीं है, सारी की सारी क्या एक दूसरे से पैरेलली है। लेकिन यहाँ पे जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो ये क्या है? आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रही होंगी आपको। ठीक है, ये क्या है? सारी की सारी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो दिस इज आर फर्स्ट डिफरेंस इन बिटवीन देम। जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी फ्लैटन सैक टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। लेकिन आपकी गोल्जी बॉडीज में ये क्या होते हैं? कनेक्टेड नहीं होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। अब जो गोल्जी बॉडीज होती है वो किस चीज की बनी होती है? इसका कंपोजिशन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी आपकी गोल्जीज बॉडी होती है सेल के अंदर, वो बेसिकली 3 चीजों की बनी होती है। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है आपका लिपिड्स, और तीसरा होता है आपका एंजाइम्स। ठीक, अब ये जो गोल्जी बॉडीज थी, जब ये वेसिकल के साथ अटैच हो जाती हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी apparatus। ये जितनी गोल्जी बॉडीज थी, जब ये वेसिकल्स के साथ अटैच हो जाती हैं, सो दिस इज कॉल्ड द गोल्जी apparatus। ठीक, और इन्हीं गोल्जी बॉडीज को या गोल्जी apparatus को जब आप प्लांट के अंदर आइडेंटिफाई करते हो तो इसको नाम देते हैं हम लोग डेक्टोजम। ओके, जब प्लांट के अंदर आप इसको चेक करोगे तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? डेक्टोजम। अब उसके बाद ये सपोज करते हैं गोल्जी बॉडी है, इसका ये वाला जो फेस है, ये वाली साइड है किसकी तरफ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। लेकिन जो इसका अपोजिट फेस है वो क्या है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट उल्टा है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। तो अब याद रखना, जो भी गोल्जी बॉडीज का फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहेगा, ये वाला फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, तो इसको आप लोग क्या नाम दोगे? CIS फेस। और जो भी आपका गोल्जी बॉडीज का फेस
अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज। यानी इस वाले फेज को आप लोग क्या नाम दोगे, ट्रांस, TRANS, ट्रांस फेज। ठीक, जो सामने है उसका नाम रहेगा सिस, और जो इसके अपोजिट रहेगा उसका नाम रहेगा ट्रांस। So this is what the phases of the Golgi bodies towards the endoplasmic reticulum and against the endoplasmic reticulum. अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये तो सारा हमने डिस्कस कर लिया कि गोल्जी अपैरेटस होता क्या है। दैट इज व्हाट इट इज मेड अप ऑफ द flattened sac type structure that is called the cistern plus vesicle. Okay, if the cistern and vesicle together are joined then these are called the Golgi apparatus. ठीक, जो फेस इसका आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहेगा that is called the cis, और जो अपोजिट रहेगा that is called the trans. Okay, अब ये तो ओवरऑल हो गया हमारा गोल्जी अपैरेटस। अब इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जितने भी आपके वेसिकल्स थे, वेसिकल के अंदर क्या क्या था, प्रोटीन था, एंजाइम था, कार्बोहाइड्रेट था। तो इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट पूरे के पूरे सेल को चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे सेल को होती होगी रिक्वायरमेंट। तो अब इस पूरे के पूरे सेल के अंदर ये सारा का सारा जितना भी एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। अगर हम प्लांट सेल के अंदर बात करेंगे तो एक पेप्टिन नाम की चीज होती है जो कि यहाँ पे अटैच होती है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेल सीक्रेशन। ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये आपके टॉपिक पे नहीं है। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का काम भी कौन करता है, आपका गोल्जी अपैरेटस। सपोज करते हैं इस वेसिकल के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, लगभग ना के बराबर थी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी फैट्स और लिपिड्स या प्रोटीन्स जो भी मैन्युफैक्चर हुए सबसे पहले किसके पास आए, वेसिकल के पास, और इस वेसिकल से कहां पे ट्रांसफर हुए, आपके गोल्जी बॉडीज में। इस गोल्जी बॉडी से किस में ट्रांसफर हुआ, नेक्स्ट में, देन नेक्स्ट वन टू नेक्स्ट वन। अब उसके बाद यहाँ पर इस वेसिकल के अंदर आए, जो चीजें यहाँ पर नहीं थी इस वेसिकल में, वो सारी की सारी जो भी चीजें कम थी या ज्यादा थी, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पर क्या आ गया, उसके अंदर जैसे जैसे ये ट्रांसफर होगी हर बारी में कुछ ना कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हर दूसरे से गेन करेगी। यानी कि फाइनली इस वेसिकल के अंदर आते आते इसका जो मतलब रेशियो था या जो भी कंटेंट था इसके अंदर में, उसकी जो रेशियो थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो पहले 10% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ तक आते आते उसके पास नियरली अब कितना हो रहा है, 30%। प्रोटीन अब 40% हो गया, शुरुआत में 10% था। तो यानी कि ये क्या हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ यहाँ पे मॉडिफाई हुआ, और ये सब मॉडिफाई किसकी हेल्प से हुआ, विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी apparatus. So this is the second function. नेक्स्ट क्या काम करता है ये, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं वेसिकल के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उन सब चीजों को पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, आपका गोल्जी apparatus. So this is the function of the Golgi apparatus. Okay. Now the next is your lysosome. हमने अभी जस्ट 2 पढ़ लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था। दूसरा हमने जो पढ़ा अभी गोल्जी apparatus था। तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द लाइजोसम। लाइजोसम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लाइजोसम होता क्या है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। देखो ये आपका लाइजोसम है, इसके अंदर ये लाइजोसम है, इसके चारों तरफ आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। दिस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। इनका शेप आपको कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल सैक अगेन बता देती हूँ मैं। ठीक है, ये थैली होती है, जो थैली होती है ये थैली का शेप कैसा आपको दिख रहा है, स्फेरिकल। तीसरा, इसके अंदर क्या फिल होता है, फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो भी एंजाइम्स होते थे, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, इन एंजाइम्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये आपके लाइजोसम के अंदर जाते हैं तब इनका नाम क्या पड़ जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज ऑल एंजाइम्स आर मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी ये बने किसके थ्रू बने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके लाइजोसम के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपके सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको कौन ब्रेक डाउन करता है, ये लाइजोसम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रेक डाउन किस में करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक, फिर से बता दे रही हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लाइजोसम का, दिस इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके का जो आपकी सेल के अंदर वेस्ट होता है उसको कौन डिस्पोज करता है, आपके सेल के अंदर लाइजोसम। ठीक,
helps to clean cell by digesting foreign materials and worn out cell organelles. ये क्या करता है, जितने भी मतलब फॉरेन मटेरियल जो हमारी सेल के अंदर एंटर करती है, अब ये फॉरेन मटेरियल क्या क्या हो सकती है, ये फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया होता है, फूड भी हो सकता है या वायरस भी होता है। जब ये हमारी सेल के अंदर एंटर करती है तो अब बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट तो सेल को है नहीं, तो उसको क्या करेगा, डिस्पोज करेगा। अब इसको किसकी हेल्प से डिस्पोज करता है, सेल, विद द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम। इसी तरीके से अगर कोई फूड का मॉलिक्यूल हमारी मतलब सेल के अंदर एंटर करता है तो क्या करता है, जो भी उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसको ब्रेक डाउन किसमें करता है, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये फंक्शन भी कौन कर रहा है, आपका लाइसोसोम। तीसरा, जो भी वायरसेस होते हैं, वायरसेस भी क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी क्या सेल के अंदर नहीं होती है, तो इसको भी जो वेस्ट होता है हमारी सेल के लिए, इसको कौन डिस्पोज करता है, अगेंस्ट आपका लाइसोसोम। ठीक, इसके साथ साथ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेले। वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेले का मतलब क्या है, सपोज करते हैं कोई सेल डेड हो गई है, मर गई है, ठीक है, अब वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो क्या आपको उसकी जरूरत है, नहीं होगी, आप क्या करोगे, उसको डिस्पोज करोगे। तो ये जितनी भी डेड सेल्स होती हैं उनको कौन डिस्पोज करता है, लाइसोसोम। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा अंडरलाइन कर लो। एक आप इसमें ये अंडरलाइन करो, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, एंड द सेकंड वन इज नोन एज अ सुसाइड बैग ऑफ सेल। अब इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं हम लोग, बता दे रही हूँ। सपोज करते हैं कि कोई सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, अब वो डेड हो गया है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा, जो लाइसोसोम उस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो अचानक से बर्स्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स होंगे, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो क्या करेंगे, उस अपने सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे। जिस सेल में से ये बर्स्ट होके बाहर आ रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब जिस सेल के अंदर लाइसोसोम था, जब लाइसोसोम बर्स्ट हो रहा है तो इसके जैसे ही एंजाइम्स बाहर आएंगे ये अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। सो दिस इज योर थर्ड ऑर्गेनेले, दैट इज कॉल्ड द लाइसोसोम। याद रखना, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ सेल बिकॉज समटाइम्स व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। ओके, सो दिस इज द लाइसोसोम। अब जो नेक्स्ट हम लोग इसमें सेल ऑर्गेनेले डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, कैलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे इन द ईयर 1850। 1850 में कैलिकर नाम के एक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, यहाँ भी दिखा दे रही हूँ, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, एक ये आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर क्या दिख रही है आपको, इनर मेम्ब्रेन। इसी चीज को मैं यहाँ पे ठीक से बना रही हूँ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, और ये आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन। माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल, ठीक है, थ्रेड, ग्रैन्यूल। अब आपको ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस दिखाई दे रही है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इन दोनों के मेम्ब्रेन के स्पेस के बीच का जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो अंदर आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खाली एरिया दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको रेड कलर के राइबोसोम्स भी दिखाई देंगे, एंजाइम्स भी दिखाई देंगे, डीएनए भी दिखाई देंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंपोजिशन है किस किस चीजों से बना होता है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपका 4 चीजों से बना होता है। पहला चीज क्या होता है इसमें, प्रोटीन, नेक्स्ट होता है आपका लिपिड, नेक्स्ट होता है आरएनए, और नेक्स्ट आपका है इसके बाद डीएनए। यानी कौन सी 4 चीजें थी, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए दे आर कॉल्ड द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले। इसके अंदर आपको डीएनए और आरएनए प्रेजेंट दिखाई देते हैं, ठीक है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है। राइबोसोम और जो डीएनए है इन दोनों के प्रेजेंस होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले। यानी कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने आप को ये खुद दोबारा ठीक कर सकता है। याद रखना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले मीन्स डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस से इसको इंस्ट्रक्शन नहीं लेनी पड़ती। जब भी अपने आप में मतलब इसको अपने डिवीजन करना होता है तब हर बार क्या होता है, हर ऑर्गेनेले को न्यूक्लियस से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये इकलौता एक ऐसा ऑर्गेनेले है जिसको अपने आप को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले।
अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फूड होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रोकन डाउन किया जाता है और उससे क्या रिलीज होती है? आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द एडेनोजाइन ट्राईफॉस्फेट। याद रखना, एडेनोजाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में निकली है इसको कौन दोबारा यूज कर रहा है? सेल यूज दिस एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में और उसे एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, और ये एनर्जी दोबारा सेल यूज करती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी आपकी बॉडी के अंदर हर तरीके के फंक्शन को, मैकेनिकल वर्क को या किसी भी तरीके के काम को करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो आपको कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडेनोजाइन ट्राईफॉस्फेट। So that's why it is called the powerhouse of the cell. और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम में भी शो किया है। इट हैज व्हाट? हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सो दिस इज व्हाट द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब तक हमने कितने टाइप के ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए? पहला हमने जस्ट पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जी अपैरेटस, थर्ड हमने अभी पढ़ा लाइसोसोम, और फोर्थ अभी जस्ट हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जितने मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दे रही हूँ प्लीज इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपका जो टेस्ट होगा या जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि सुसाइड पैक किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं। तो प्लीज एक एक लाइन को थॉरली आप लोग पढ़ लेना। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ ऑर्गेनेले है दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिड। याद रखना, प्लास्टिड जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में दिखेगा, आपको एनिमल सेल के अंदर ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड इज व्हाट? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। देखो इसके चारों तरफ एक बाउंड्री दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो इसका क्या नाम होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। ठीक, ऑकर इन मोस्ट प्लांट सेल। अधिकतर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एंड अगेन याद रखना कि दो कौन से ऑर्गेनेले हैं जिसका खुद का राइबोसोम और डीएनए है? तो याद रखना, पहला कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आप कौन सा है हमारे पास? प्लास्टिड। सो प्लास्टिड हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। अब ये प्लास्टिड जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप का होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले प्लास्टिड आपका दो तरीके का होता है। एक आपका क्या कहलाता है? क्रोमोप्लास्ट, यानी जिसके अंदर कलर होता है। ठीक, और दूसरा आपका क्या कहलाएगा? ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर कलर नहीं होता, कलरलेस और व्हाइट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है जिसके अंदर कलर्ड होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, वो क्या होता है? उसके अंदर एक और पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरो से आपको मतलब समझ में आ रहा हो? क्लोरो का मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्लोरोफिल हो, यानी कि जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहां पे कलर आपको कैसा मिलेगा? ग्रीन। So it means what? Chloroplast means what? Contain chlorophyll pigment, and chloroplast also contain yellow or orange pigment. ठीक है, अब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है दो तरीके के पिगमेंट्स कंटेन करेगा। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो किस तरीके का पिगमेंट हो गया इसका? ग्रीन। लेकिन अगर इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तब इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे? येलो एंड ऑरेंज। ठीक, नेक्स्ट जो होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? व्हाइट कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके का आपको कलर नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऑर्गेनेले। ठीक है, प्लास्टिड का ये प्राइमरी ऑर्गेनेले होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? जो भी फूड को रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करते स्टार्च की रिक्वायरमेंट है, ऑयल की रिक्वायरमेंट है, या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू स्टोर होती है? विद द हेल्प ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट इन प्लांट्स। ये कलर प्रोवाइड करेगा, लीव्स को ग्रीन कलर देगा, या फिर प्लांट्स जो भी होते हैं उनका कलर्स क्या होता है? फ्लावर्स का येलो या ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो ये सारा का सारा किसके थ्रू मिलेगा? क्रोमोप्लास्ट। और जितना भी स्टोरेज का काम होगा, ठीक है, वो सारा का सारा कौन करेगा? आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब ये आपको क्या दिख रहा है? इस तरीके से ये आपको ये प्लास्टिड दिखाई दे रही है। इसके अंदर कुछ आपको इस तरीके के डिस्क टाइप शेप दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। जब हमने न्यूक्लियस की सेल की बात की थी तो इसके अंदर किस तरीके का जेली टाइप फ्लूइड था? दैट इज कॉल्ड द
साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का जो मैट्रिक्स होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स होगा, जो लिक्विड होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, अब इसी तरीके से अगर आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। याद रखना, जो भी लिक्विड आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक, अब यहाँ पे आपको कई सारे इस तरीके के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सर्कल टाइप के। ठीक है, जब ये सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोकॉइड। ओके, क्या बोलते हैं, एक बार दोबारा बता दे रही हूँ। स्ट्रोमा इसके अंदर का लिक्विड है और इसके अंदर जो आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द थैलोकॉइड। और ये जो थैलोकॉइड होते हैं, जब इनका बंडल बन जाता है, ठीक है, एक के ऊपर एक ये इस तरीके से कवर हो जाते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक। और इस स्टैक को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रैनम। ठीक है, एक के ऊपर एक जब इनकी लेयरिंग हो जाती है, दिस आर कॉल्ड द स्टैक और इट इज कॉल्ड द ग्रैनम। जब इस तरीके के कई सारे इस तरीके के बंडल्स इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे स्टैक्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रैना। ठीक है, एक बंडल का जो होगा उसको बोलेंगे ग्रैनम, और ऐसे कई सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आपके ग्रैना। अब ये जितने भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिखाया। ठीक है, इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, याद रखना, ये लिक्विड था स्ट्रोमा जिसके अंदर ये सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड थे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्शन को स्ट्रोमा लैमेले। अब जितने भी ये डिस्क टाइप स्ट्रक्चर थे, फ्लैटन डिस्क टाइप स्ट्रक्चर थे, इसके अंदर ऊपर कुछ आपको डॉट्स से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस थैलोकॉइड। जितने भी ये थैलोकॉइड थे, इनकी सरफेस पे कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। अब तक आप पूछ रहे होंगे ना कि अभी तक तो मैम आपने स्ट्रोमा बता दिया, ग्रैना बता दिया, ग्रैनम बता दिया, कहाँ है, लेकिन आपने यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं बताया। तो क्लोरोफिल इन्हीं जो आपके पास थैलोकॉइड होते हैं सरफेसेस, इसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, जो भी लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उनको ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है, आपका क्लोरोफिल। और नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है, किसमें आता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहोगे कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना किसके प्रेजेंस से प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट में। और उनको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और साथ साथ में उसे क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या सेकंड फंक्शन कर रहा है, जो भी आपके प्लांट्स का फूड का प्रिपरेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को आप लोग क्या बोलोगे, किचन हाउस ऑफ द सेल। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन हाउस ऑफ द सेल। जितना भी सेल के अंदर खाना बनाना होता है प्लांट सेल के अंदर, वो सारा का सारा कौन प्रिपेयर करता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो, ये आपका हो गया प्लास्टिड। इसके अंदर आपको ये दिख रहे हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द थैलोकॉइड, और इसकी सरफेस पे आपको क्या दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब जो लास्ट हमारा सेल ऑर्गेनेले है जो रह गया है, दैट इज कॉल्ड द वैक्यूल्स। ठीक, अब ये क्या होता है, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, ये एक तरीके का स्टोरेज होता है, या फिर इसको आप लोग क्या बोलते हो, गोडाउन। ठीक है, गोदाम जो होता है, गोदाम में क्या होता है, आप लोग फूड को स्टोर करते हो, ठीक है, ग्रेन्स को स्टोर करते हो आगे के लिए। इस तरीके से वैक्यूल्स क्या करता है, वो भी स्टोरेज का काम करता है। अब ये जो एनिमल सेल्स होता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हम लोग रात में भी फूड इनटेक कर सकते हैं, दिन में भी इनटेक कर सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। बट जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जब रात हो जाएगी तब वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तब उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनका फूड होगा उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोरेज जो होता है प्लांट के अंदर, वो कौन करेगा, वैक्यूल को मिलेगा प्लांट के अंदर में, वो क्या दिखेगा, काफी लार्ज। So vacuoles are the large vesicles derived from the endoplasmic reticulum and Golgi bodies. जो vacuoles होते हैं, ये एक तरीके के लार्ज वेसिकल्स होते हैं, लार्ज तरीके के शेप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो यहाँ से डिराइव होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज की हेल्प से। सेकेंड पॉइंट इसमें रहेगा, प्लांट सेल हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी जो आपका वैक्यूल है प्लांट सेल में, वो क्या होगा, सेंटर में दिखाई देगा और काफी बड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो वैक्यूल की जो बाउंड्री है या जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका वैक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। अब इस वैक्यूल के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस वैक्यूल के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द सेल सैप। ठीक,
सॉल्यूशन इनसाइड वैक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो था आपका कहाँ था, सेल पे था, तो जो सॉल्यूशन यहाँ साइटोप्लाज्म का होता है और वैक्यूल का जो सॉल्यूशन होता है, इन दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस होता है, और सॉल्यूशन इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड द सेल सैप। अब सपोज करते हैं ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है जो कि बाहर से फूड को इनटेक करेगा और उसको प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग वैक्यूल्स के फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर जिसके पास एक सिंगल सेल है, जैसे कि अमीबा, ठीक है। अब इसके पास किस तरीके का वैक्यूल प्रेजेंट था, यहाँ पे फूड वैक्यूल। सो फूड वैक्यूल फॉर्म बाय द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। जो आपका अमीबा के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड वैक्यूल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस की हेल्प से बनता है। तो ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, इस सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। इसी तरीके से एक दूसरा आपका वैक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है, सिकोड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पंप एक्स्ट्रा वाटर। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली पानी के अंदर मिलते हैं, तो पानी के अंदर होंगे, यानी कि वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब उस एक्स्ट्रा वाटर को कैसे अब उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक। अब उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब यहाँ पे टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, सपोज करते हैं आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा कि मतलब वो बेंड हो जाते हैं, थोड़ी तेज हवा चल रही है या मौसम थोड़ा ड्राई हो जाता है तो बेंड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो अब क्या होता है, हर तरीके के प्लांट्स को आपने मुरझाते तो नहीं देखा होगा, कुछ एकदम टाइट रहते हैं। तो यानी कि वो जो टाइटनेस होती है, जो मुरझा नहीं पाते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूल। तो यानी कि जो लीव्स होते हैं वो इसकी हेल्प से मुरझा नहीं पाते, यानी एक तरीके की हार्डनेस ये लीव्स को प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द टर्जिडिटी ऑफ सेल। इन प्लांट वैक्यूल हेल्प देम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्बीवोरस। जो प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ये प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्मेल करने लगते हैं, या मतलब काफी फ्लैशी होते हैं, जो पत्ते होते हैं उसके अंदर काफी वाटर होता है, तो जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ईट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लांट्स क्या करेंगे, जो उसके अंदर वैक्यूल्स होता है वो एक तरीके की मतलब उनको कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिसके कारण उसकी स्मेल उन हर्बीवोरस एनिमल्स तक ना पहुंच पाए, या उसके अंदर में जो भी एडवांटेजेस हैं या मतलब जो भी फ्लैशी लीव्स होती हैं उसके बारे में हर्बीवोरस एनिमल्स को आइडिया नहीं लग पाए, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स से अपने प्लांट्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। Some plants vacuoles contain pigments which help in pollination, और कुछ प्लांट वैक्यूल्स कुछ तरीके के पिगमेंट्स को कंटेन किए होते हैं जो कि पॉलिनेशन, दैट इज आप फर्टिलाइजेशन, जो आपने 7th में पढ़ा हुआ है, पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये पिगमेंट्स किस कलर के आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ वैक्यूल्स के केस में रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स इन पेटल्स, जो पेटल्स होती हैं उसके अंदर आपको रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स दिखाई देंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स का मेनली बेसिकली जो काम था वो क्या था, स्टोरेज का, और बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपको कहाँ बड़ा दिखाई देगा, प्लांट सेल में, ठीक। ये तो था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेले, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक। ये आपका है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक। तो प्लांट सेल क्या होते हैं, एक चीज मैं बता दूं, जो वैक्यूल्स होते हैं किस किस चीजों को स्टोर करेंगे, मैंने जैसे अब तक बताया कि ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें होती है प्लांट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, पहली चीज होती है एमिनो एसिड्स, जिसको स्टोर करेंगे, शुगर को स्टोर करेंगे, एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। याद रखना किस किस को स्टोर कर रहे हैं, एमिनो एसिड, शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन, ठीक। अब जो लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले ये देख लो, ये आपका है एनिमल सेल और ये आपका है प्लांट सेल। यहाँ पे एक ही बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर जब हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डबल लेयर दिखाई दे रही है। तो एक जो है यहाँ पर लेयर वो क्या है आपकी एडजेसेंट सेल वॉल, और दूसरी आपकी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो आपने अभी ऑब्जर्व किया पिक्चर्स के थ्रू, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट आपको दिखाई दे रही है, प्लांट सेल में, लेकिन ये सेल वॉल कहाँ पर एब्सेंट है, एनिमल सेल। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड
एनिमल सेल। नेक्स्ट चीज प्लास्टिड। जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्लास्टिड वो ऑर्गेनेले होता है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। दो तरीके का था, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि क्लोरोप्लास्ट की जरूरत क्या एनिमल सेल के अंदर है? नहीं है। प्लास्टिड की जरूरत है क्या एनिमल सेल में? यानी नहीं है। तो यानी जो प्लास्टिड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा होगा? ये है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ दिख रहा है आपको। तो ये प्लास्टिड कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में, दैट इज प्रेजेंट, और एनिमल सेल में ये क्या रहा? एब्सेंट। तीसरी चीज वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होता है यहाँ पे या तो बहुत ही छोटा होगा या नहीं के बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको उस दिन बताया था कि पिक्चर थोड़ी सी मेरे से नीचे आ गई है। न्यूक्लियस को आप साइड में रखिएगा और वैक्यूल को आप लोग यहाँ पे सेंटर में रखिएगा। तो जो आपका वैक्यूल होता है प्लांट सेल का वो क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है और सेंटर में होता है। ठीक है, तो वैक्यूल वेरी लार्ज। और यहाँ एनिमल सेल में क्या होता है? जनरली स्मॉल। सपोज मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, दिस इज अ वैक्यूल, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? जनरली वेरी स्मॉल। नेक्स्ट चीज होती है न्यूक्लियस। जो आपका न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर होगा वो क्या होगा? सेंटर में होगा। आपको ये चीज यहाँ पे कहाँ दिखेगी? सेंटर में। लेकिन जो इसका न्यूक्लियस होगा वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? साइड में। ठीक है, न्यूक्लियस आपको यहाँ साइड में दिखेगा। सो प्रेजेंटेड पेरिफेरी, दैट इज साइड। प्लांट सेल में कहाँ दिखेगा आपको? ये साइड में। और जो ये एनिमल सेल है वहां पे कहाँ दिखाई देगा आपको? ये सेंटर में। अब लाइजोसम, जो लाइजोसम था वो सुसाइड बैग था। ठीक है, तो ये जो प्लांट सेल होगा उसमें बहुत ही रेयरली आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। ठीक है, प्रेजेंट बट वेरी रेयर। लेकिन यहाँ एनिमल सेल में ये प्रेजेंट रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोजम। सेंट्रोजम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि डिवीजन के टाइम पे काम करता है। प्रेजेंट बट डज नॉट हैव सेंट्रियोल्स, यानी प्लांट सेल में भी ये प्रेजेंट है लेकिन इसके पास डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। तो यानी कि जो सेंट्रोजम है यहाँ प्रेजेंट होगा एंड इट प्ले रोल इन द सेल डिवीजन। So these are the 5 differences or 6 differences in between the plant cell and animal cell. Okay, so now your chapter is over. जितने भी आपके इसके NCERT क्वेश्चंस होंगे प्लीज आप उनको एक बार देख लेना। ठीक है, या तो मैं आपको जो वर्कशीट होगी वो NCERT क्वेश्चंस की आपको दूंगी। ओके, थैंक यू।